Hello students, let us discuss next question from HC Verma, question number 22 on topic simple harmonic motion SHM. The question is, find the elastic potential energy stored in each spring shown in figure when the block is in equilibrium. Also find the time period of vertical oscillation of the block. Let us solve this question. सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे 3 स्प्रिंग्स गिवन है, K1, K2 एंड K3. जो मास अटैच्ड है m मास यहाँ पे अटैच्ड है K3 से, तो आप अच्छी तरह समझते हैं. तो यहाँ पे जो मास m है इस पे एक इसका अपना वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा. अब ये सारे स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हैं. इट मींस जो फोर्स एक्ट हो रहा है F इज इक्वल टू mg. और सीरीज ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, सीरीज ग्रुपिंग में जो फोर्स रहेगा वो फोर्स इक्वल रहेगा. इट मींस जो K1 फर्स्ट स्प्रिंग हमारे पास है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इस पे फोर्स कितना आ जाएगा, F आ जाएगा. K2 पे फोर्स कितना आ जाएगा, F आ जाएगा. और K3 पे फोर्स F आ जाएगा. और F आपको नोन है यहाँ पे, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू mg. Here in this problem, in series grouping, the elongation will be different. Let in first spring elongation is x1, in second spring elongation is x2, in third spring elongation is x3. तो हम इक्विलिब्रियम की जब बात करते हैं तो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स 0 हो जाएगा. तो नेट फोर्स अगर हम स्प्रिंग 1 की बात करते हैं, ऑन स्प्रिंग 1 पे अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, K1 x1. तो यहां से F कितना है हमारे पास, F हमारे पास है mg. इट विल बी हियर mg इज इक्वल टू K1 x1. तो यहां से हम x1 को सॉल्व कर सकते हैं. x1 कम्स आउट टू बी mg बाय K1. तो ये हमने x1 को सॉल्व कर दिया है फर्स्ट स्प्रिंग के लिए. आपको प्रॉब्लम में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी EP फॉर द फर्स्ट केस विल बी इक्वल टू हाफ K1 एंड x1 स्क्वायर. लेट यू पुट द वैल्यू ऑफ x1 हियर, हाफ K1 और x1 कितना आपके पास आपने पुट कर दिया यहाँ पे, ये बन जाएगा m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन K1 स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2K1. It is the potential energy of the first spring is here. Similarly, for spring 2, अगर हम spring 2 की बात करते हैं जिसका spring constant K2 है, जब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो उस टाइम पे कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, F2 इज इक्वल टू mg. और F2 किसके बराबर है यहाँ पे, F के बराबर है. ये F इज इक्वल टू mg हो जाएगा. दैट नो वेरी वेल. F कितना रहेगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू K2 x2. यहाँ पे F को रिप्लेस कर देंगे हम K2 x2 से, इज इक्वल टू कैपिटल mg. तो यहाँ से हम x2 को सॉल्व कर सकते हैं. तो x2 कम्स आउट टू बी mg बाई K2. ये आपने x2 कैलकुलेट कर दिया. अब हम यहाँ पे जो एनर्जी होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, दैट वी नो वेरी वेल, पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग 2 इज इक्वल टू हाफ K2 x2 स्क्वायर. लेट यू पुट द वैल्यू ऑफ x2 हियर, इट बिकम हाफ ऑफ K2 x2 स्क्वायर आपका बन जाएगा यहाँ से m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन K2 स्क्वायर. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 2 हियर m square g square upon 2K2. It is the answer for potential energy of spring 2. Now for spring 3, spring 3 के लिए आप इंडिपेंडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को. तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो हम स्प्रिंग 3 के लिए भी अप्लाई कर देंगे. तो स्प्रिंग 3 की कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जो फोर्स लगेगा उस पे F3 इज इक्वल टू mg. ये अप्लाइड फोर्स है, ये रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास है. F3 कितना हो जाएगा, ये F के बराबर है. क्योंकि आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था सारे स्प्रिंग्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और सीरीज की जो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, सेम फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन ऑल द स्प्रिंग्स. अभी यहाँ पे स्प्रिंग जो है मासलेस है, तो आपके पास फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू Kx आपका फोर्स होता है. तो इट बिकम हियर K3 x3 इज इक्वल टू कैपिटल mg. इन दिस वे x3 इज इक्वल टू कैपिटल mg बाय K3. यहाँ से हमने x3 कैलकुलेट कर दिया. तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी फॉर स्प्रिंग 3 इज इक्वल टू हाफ K3 x3 स्क्वायर. यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा. हाफ ऑफ K3 x3 आपने सॉल्व किया है m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन K3 स्क्वायर. अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ थर्ड स्प्रिंग कम्स आउट टू बी m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन 2K3 इज द आंसर हियर. नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड. सेकेंड पार्ट में आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. टाइम पीरियड दैट वी ऑल नो वेरी वेल, 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ये हमारा फॉर्मूला होता है. यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे पास है वहां पे हमें इक्विवेलेंट k लेना पड़ेगा. k इज द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सिस्टम. मैंने इसको k डैश से रिप्रेजेंट कर दिया है. यहाँ पे जो तीनों स्प्रिंग है सीरीज में है,
स्प्रिंग के सीरीज में होने की वजह से जो इफेक्टिव के बनेगा, इस तरह की सिचुएशन आपको दे रखी है। दिस वन इज K1, K2 एंड K3। तो जो K डैश आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज ग्रुपिंग के लिए, इट बिकम हियर 1 अपॉन K डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3। लेट यू पुट दिस वैल्यू एंड योर टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m 1 अपॉन K डैश, ये हमने सॉल्व कर दिया है, 1 अपॉन K1 प्लस 1 upon K2 plus 1 upon K3 is the answer of this part here. The next question, question 23 from SC Verma on SHM is the spring and the pulley shown in figure are light. Find the time period of mass m. Simplest one, इस प्रॉब्लम में आपको गिवन है एक मास, आपको यहाँ पर गिवन है m और यहाँ स्प्रिंग इससे अटैच्ड है। तो जैसे हम इस मास को फ्री करेंगे तो ये मास अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड आएगा। अब ये यहाँ पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो जितना हमने इसको फ्री करने के बाद, इस ब्लॉक को फ्री करने के बाद जितना ये ब्लॉक डाउनवर्ड शिफ्ट होगा डिस्प्लेसमेंट वाई से, उतनी ही इलोंगेशन इस स्प्रिंग में भी आ जाएगी। इस तरह से जैसे ही हम इस मास को फर्दर डिस्प्लेस करके फ्री करते हैं तो इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ से हमने इसको फर्दर डिस्प्लेसमेंट दिया है वाई डैश, फिर हमने इसको फ्री किया तो इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेशन अबाउट दिस मीन पोजीशन। और हम अच्छी तरह जानते हैं इसका जो टाइम पीरियड होता है ऑसिलेशन का, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। तो यहाँ पे ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और जितना इलोंगेशन इस स्प्रिंग के में हुआ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस ब्लॉक में हुआ है। देयरफॉर जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी वो k ही रहेगी और आपका आंसर t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k ही रहेगा, इज द आंसर। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24 of SC Verma. Problem is, solve the previous problem if the pulley has a moment of inertia I about its axis and string does not slip over it. जो previous question अभी हमने डिस्कस किया था, अब उस प्रॉब्लम में उसने एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे आपको दे दिया है। उसमें ये पूछा है आपको कि अब जो पुली हमें गिवन है, दिस पुली, ये पुली यहाँ पे रोटेट हो रही है। इट मींस पुली इज रोटेटिंग लाइक दिस, इस तरह से। पुली अगर रोटेट होती है तो फिर ये ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा। तो आपको पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तब इस प्रॉब्लम में रोटेशनल मोशन भी इंक्लूड हो गया है। यहाँ पे जो टेंशन T आएगी, यही टेंशन यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगी, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि ये सिंगल थ्रेड हमारे पास है। अब यहाँ पे जो टेंशन हमारे पास आएगी, ये टेंशन यहाँ पे एग्जैक्टली रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो। यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए जो रेस्टोरिंग फोर्स बनेगा, रेस्टोरिंग फोर्स F will be equal to tension T and it will be equal to kx naught। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में आपके पास, अगर हम इस ब्लॉक को देखते हैं, इस ब्लॉक पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज mg है। आप देख रहे हैं यहाँ से द फोर्स इज mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड और टेंशन T किधर है, अपवर्ड है। तो देयरफॉर T विल बी इक्वल टू mg और T हमारे पास कितना है, kx naught है। kx naught विल बी इक्वल टू mg एंड दिस वे यू गॉट इट x naught हियर। x नॉट हमारे पास आ गया है mg बाई k। तो ब्लॉक जब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा उस टाइम पे ये स्प्रिंग हमारे पास x नॉट से एलोंगेट हो जाएगा और ब्लॉक उसी x नॉट से डाउनवर्ड आ जाएगा। ये पोजीशन हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो जाएगी। अब हमें इसको ऑसिलेट करवाना है, तो अगर हम इसको फर्दर डिस्प्लेस करते हैं उसके बाद ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। लेट इट बी, आपने इस ब्लॉक को फर्दर x से डिस्प्लेस कर दिया है। अब जैसे ही आपने इस ब्लॉक को फर्दर डिस्प्लेसमेंट x दिया है, स्प्रिंग में भी x इलोंगेशन फर्दर आ जाएगा। इन दिस वे स्प्रिंग में जो नेट इलोंगेशन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास x नॉट प्लस x। और इसके बाद अगर हम इस ब्लॉक को फ्री करते हैं तो ये ब्लॉक रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से, स्प्रिंग फोर्स की वजह से यहाँ से ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन। इस प्रॉब्लम को आंसर देने के लिए हम एक बार एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प लेते हैं। इसमें हमें पूरे सिस्टम की एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जो एनर्जी यहाँ पर होंगी, नंबर 1 स्प्रिंग की जो एनर्जी होगी, तो अगर हम स्प्रिंग को देखते हैं, स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी हमारे पास EP, वो कितनी हो जाएगी ऑफ स्प्रिंग, ये हमारे पास हो जाएगी हाफ k x प्लस x नॉट इट्स होल स्क्वायर, क्योंकि स्प्रिंग में नेट एक्सटेंशन इतना हुआ है। सेकंड आपके पास पुली है। पुली यहाँ पे रोटेशनल मोशन में है, जिससे कि
पुली यहाँ पे इस डायरेक्शन में रोटेट होगी जिससे कि ये थ्रेड डाउनवर्ड आएगा और जो डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक में है वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है ड्यू टू रोटेशन ऑफ दिस पुली। तो पुली में जो एनर्जी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और वो कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे जब ये रोटेशन हो जाएगा उस टाइम पे जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का डाउनवर्ड वेलोसिटी कितना होगा, v होगा। तो हम अच्छी तरह जानते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है, आर ओमेगा इज हियर। तो यहाँ से हम ओमेगा को रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा विल बी इक्वल टू v बाई आर। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा हाफ आई ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर मींस v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमने पुली की एनर्जी कैलकुलेट कर ली है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है। थर्ड, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक उस टाइम पे डाउनवर्ड मोशन में रहेगा तो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्स हुआ है मेन पोजीशन से, तो इसमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक एंड इट बिकम हियर, इट इज हियर लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक। और ये आ जाएगा सॉल्व करके हमारे पास mgx। लेकिन जो mgx होगा नेगेटिव में आएगा, उसकी वजह क्या है, ब्लॉक में जो डिस्प्लेसमेंट x हुआ है वो डाउनवर्ड हुआ है। इन दिस वे सिस्टम की टोटल एनर्जी बनेगी वो मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ। तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी E इज इक्वल टू हाफ के x प्लस एक्स नॉट इट्स होल स्क्वायर प्लस हाफ आई v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर and minus mgx. Now it become here A is equal to half k x square plus x naught square plus twice of x naught, ये हमने ओपन कर दिया, plus half of I into v square by r square plus half mv square minus mgx। अब यहाँ पे हम x नॉट की वैल्यू को पुट कर लेंगे, x नॉट हमें नॉलेज है, x नॉट इक्वल टू mg बाई k। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mg बाई k, तो m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x एंड इट इज हियर mg बाई k प्लस हाफ i v स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ये एस सच रहेगा अभी, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर माइनस एम जी एक्स। इसको हम ओपन कर लेंगे तो आपका रिजल्ट बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस इट बिकम हियर एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k एंड प्लस इट बिकम हियर एम जी एक्स प्लस हाफ ऑफ आई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर एज सच एंड इट इज हियर माइनस mgx। इसको केयरफुली देखते हैं, mgx यहाँ प्लस में भी है, यहाँ माइनस में भी है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो नेट एनर्जी हमारे पास सॉल्व करके आएगी वो बन जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k एंड प्लस हाफ ऑफ आई इंटू बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो सिस्टम की टोटल एनर्जी रहती है ये एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। यहाँ पे जो एनर्जी आपने कैलकुलेट कर दी है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर हम इस कांस्टेंट एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये बन जाएगा de by dt इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इट बिकम हियर 2x dx by dt, ये आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2k इट बीइंग 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। यहां से अगर हम देखें ये बन जाएगा हाफ i बाई आर स्क्वायर एंड v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v dv by dt एंड प्लस इट बिकम अगेन हाफ m और v स्क्वायर इज हियर, तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2v dv by dt और यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, वो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जो एनर्जी है, एनर्जी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा इज इक्वल टू इट बिकम हियर हाफ k into 2x एंड dx by dt इज v प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा ये रिजल्ट हाफ i by r स्क्वायर इट बिकम 2v
into d by dt is acceleration a plus half m into 2v. It is again acceleration a, d by dt is acceleration a. आप यहां से देखेंगे कि 2 यहां पर भी है हमारे पास, 2 यहां पर भी है हमारे पास और 2 यहां पर भी है। तो इन दिस वे अगर हम x फंक्शन को सेपरेट कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट बन जाएगा ये कि a इंटू I by r square plus m, it is r square here, into v is equal to minus kvx. अब यहां से v से v कैंसल आउट हो जाएगा and therefore acceleration a become here minus k over I by r square plus m into x. अब जो रिजल्ट हमारा ये आया है इस रिजल्ट को हम कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन इज a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसको जो रिजल्ट हमने ड्राइव किया है उससे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर सॉल्व करके आता है k बाई I by r square plus m. In this way, the omega become under root of k by I by r square plus m. I know very well this omega is equal to 2 pi by t, which become equal to 2 pi by t. In this way, the time period comes out to be 2 pi under root of I by r square plus m by k. It is the आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में आपने थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करके इजिली इसको सॉल्व करना है।